and welcome to Let's Learn Academy. Today we shall begin with real numbers. This is part 1. Real numbers will include all the type of numbers which you have learned from your KG to your class 9. Let's begin with defining what real numbers are. Real numbers are a group of natural numbers, whole numbers, integers, and irrational numbers. So basically real numbers are a collection or a group of all these different kind of numbers. Let's have a quick revision of what these numbers actually are. नेचुरल नंबर्स बेसिक जो सिंपल नंबर्स होते हैं 1 से शुरू होके इनफाइनाइट नंबर्स तक जाते हैं. होल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, बस उसमें एक एक्स्ट्रा एक नंबर ऐड हो जाता है, दैट इज 0. इंटीजर्स होल नंबर्स ही होते हैं, बस उसमें कुछ और नंबर्स ऐड हो जाते हैं जिन्हें हम पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो में क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं. सो इंटीजर्स विल इंक्लूड नंबर्स लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड इट विल गो ऑन लाइक दैट. रैशनल नंबर्स को आपको शॉर्ट में अगर समझना हो तो आप ये कह सकते हैं ऐसे नंबर्स जिसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. अब आप बोलेंगे जैसे कि -3 नंबर है, उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप -3 को भी लिख सकते हो -3/1 इस तरीके से. सो दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स में कोई भी स्क्वायर रूट का सिंबल आपको नहीं दिखाई देता है. अब रैशनल नंबर्स में भी दो टाइप आपने पढ़े होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, या तो रिपीटिंग डेसिमल्स भी आपने पढ़े होंगे. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी डेसिमल नंबर जो कुछ डिजिट्स के बाद स्टॉप हो जाता है, जैसे कि 1.333, सो दैट इज स्टॉपिंग ओवर देयर, या 1.24 या 5.3, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स या डेसिमल्स होते हैं, उसमें पॉइंट के बाद इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ नंबर्स कंटिन्यू होते हैं. जैसे कि 22 डिवाइड बाय 7 आप करेंगे, देन यू विल गेट 3.142857285714, इट विल गो ऑन समथिंग लाइक दैट. फिर रिपीटिंग डेसिमल कुछ नहीं, जो आपने रिकरिंग डेसिमल के नाम पे पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, यानी कि एक ही नंबर रिपीट होता जाता है 1.333333 अनकाउंटेबल टाइम्स, वो 3 रिपीट होता जाता है, तब हम उसे कहते हैं रिकरिंग डेसिमल या तो रिपीटिंग डेसिमल. फिर आते हैं इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्क्वायर रूट में होते हैं और जिसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, जैसे कि √2, √3, -√2, -√3. रिविजन की जो पाई है, दैट इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर. इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर. द रीज़न इज पाई जो है हम 22/7 फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली डिवाइड इट देन यू गेट अ नंबर 3.142857, जो कि कंटिन्यू होता जाता है, रिकरिंग फॉर्म में कंटिन्यू होता जाता है. तो उसको वो एक एक्सेप्शनल केस है जिसे आप कहते हो कि इर्रेशनल नंबर है. अब रियल नंबर्स का मतलब ये सारे नंबर्स का टोटल, which includes rational numbers and irrational numbers. So this is also a definition that real numbers includes rational number and irrational number. अब ये जो rational numbers है उसके अंदर natural numbers, whole numbers, integers सबके सब आ जाते हैं. Our first main topic for this chapter is Euclid's division lemma. लेमा का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक स्टेटमेंट जिसे प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, आप उससे यूं ही बिलीव कर सकते हैं. Different from theorems or axioms, you can say. Theorem 1.1, Euclid's division lemma. Euclid's division lemma actually जो division algorithm आपने पढ़ा है, यानी कि dividend is equals to divisor into quotient plus remainder, वही सेम चीज़ है, उसको बस words में यूक्लिड ने बताया था. So it is called Euclid's division lemma. So given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equals to bq plus r is that where 0 less than equals to r less than b. अब ये देखने में थोड़ा अजीब लगा, तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो जल्दी समझ जाएंगे. दो इंटीजर्स लेने की बात कही थी a और b, हम दो नंबर्स ले लेते हैं 6 and 10. लेट 6 and 10 बी टू नंबर्स. देन जब आप डिवाइड करेंगे 10 को 6 से, तो आपको कोशेंट 1 मिलेगा और रिमाइंडर 4 मिलेगा.
और जब आप इसको डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे डिविडेंड 10 है, डिवाइजर 6 है, कोशेंट 1 है और रिमाइंडर 4 है। सो 10 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1 प्लस 4। अब यहाँ जो कोशेंट और रिमाइंडर आया है वो यूनिक है, ये 1 और 4 के अलावा यहाँ पे कोई और नंबर्स नहीं आ सकते, इसलिए कहा है देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equals to bq plus r। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिमाइंडर है वो हमेशा b यानी कि जो डिवाइज़र है उससे छोटा होगा, यानी कि हमारे एग्जाम्पल के केस में 4 जो है वो हमेशा 6 से छोटा होगा। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या डिवीजन एल्गोरिदम सिंपली is a technique to compute means to calculate the highest common factor HCF आपने अपने छोटे क्लासेस में सीखा होगा कि दो नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं। हम इस चैप्टर में भी वही करने वाले हैं, हम HCF निकालना सीखेंगे, LCM निकालना सीखेंगे। दो अलग अलग मेथड्स हैं। हम पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से HCF कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। The question says find the HCF of the integers 455 and 42। पहला स्टेप जो आपको करना होता है वो है बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देना। यहाँ बड़ा नंबर 455 है, जब आप उसको 42 से डिवाइड कर देंगे तो आपको कोशेंट 10 और रिमाइंडर 35 मिलेगा। तो आप उसको डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से लिख लीजिए, दैट इज़ 455 इज इक्वल्स टू 42 इंटू 10 प्लस 35। सेकेंड स्टेप लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे एरो शो कर रहा है 42 और 35 को इस तरीके से लिखेंगे, या सिंपली आपको 42 और 35 को डिवाइड करना है और उसका डिवीजन एल्गोरिदम लिखना है इस फॉर्मेट में। सो जब आप 42 को 35 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट विल बी 1 एंड रिमाइंडर विल बी 7। सो 42 इज इक्वल्स टू 35 इंटू 1 प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप के लिए अगेन सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। बेसिकली यहाँ हम क्या करते हैं, एक डिवीजन एल्गोरिदम का स्टेटमेंट लिखने के बाद उसमें जो भी डिवाइज़र होता है और जो भी रिमाइंडर होता है, आई रिपीट डिवाइज़र एंड रिमाइंडर, उन दोनों का वापस से डिवीजन करते हैं और दूसरे दो नए वैल्यूज़ आती है और ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते जाते हैं। तो जब आप 35 और 7 को जो कि डिवाइज़र और रिमाइंडर है उन दोनों को डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 7 इंटू 5 प्लस 0। ये जो प्रोसेस है ये आपको तब तक रिपीट करना होता है जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो जब हमने 35 को 7 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। अब इतना कंप्लीट करने के बाद HCF क्या होगा, HCF विल बी द लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर। मतलब हमें सारे रिमाइंडर्स देखने हैं स्टेप बाय स्टेप। जब 0 रिमाइंडर आ जाए उसके बाद क्या देखना है, उसके पिछले स्टेप में कौन सा रिमाइंडर था। हमारे केस में 7 है जो कि लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर है। सो HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है जैसे आपके एग्जाम्पल 1 में बताया है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। यस, छोटे नंबर्स तो ऑब्वियसली देंगे नहीं क्योंकि वो उसका HCF LCM ये सब आपने छोटे क्लासेस में निकाल दिया है। तो सिंस आप एक बड़े क्लास में आ गए हैं, यू आर इन स्टैंडर्ड 10 नाउ, सो यू विल गेट नंबर्स अकॉर्डिंग टू दैट, थोड़े बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। सो लेट्स बिगिन। सो पहला स्टेप क्या करना है, ये दोनों नंबर्स को आपको डिवाइड करना है और उसके क्वोशिएंट और रिमाइंडर की मदद से आपको डिवीजन एल्गोरिदम लिख लेनी है। सो व्हेन यू डिवाइड 12576 बाय 4052 यू विल गेट द क्वोशिएंट 3 एंड रिमाइंडर 420। अब नेक्स्ट क्या करना है, जो हमारे पहले स्टेप में डिवाइज़र और रिमाइंडर ये दो चीज़ें थी उनको वापस डिवाइड करना है और उसका डिवीजन एल्गोरिदम लिखना है। So when you divide 4052 by 420 you will get the quotient 9 and remainder 272। जब आप वापस सेकेंड स्टेप के डिवाइज़र और रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे तो you will get quotient 1 and remainder 148 giving you 420 is equals to 272 into 1 plus 148। अगेन थर्ड स्टेप के डिवाइज़र और रिमाइंडर को जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 272 इज इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124। सिमिलरली द नेक्स्ट स्टेप, और आपको ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करते जाना है जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। हियर वी गेट अनदर स्टेप
तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। हाँ, आ गया रिमाइंडर 0, पता नहीं इतनी देर से कहाँ छुपा था, तो फाइनली 0 रिमाइंडर आ चुका है। तो अब क्या देखना है हमें? द लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर, दैट विल बी योर HCF, and it is 4, so HCF of 12576 and 4052 is 4. इस चैप्टर में HCF और LCM निकालने के अलावा आपको कुछ छोटे छोटे मिनी प्रूव दैट्स आएंगे. These proof that's are not usually asked in your board exams, but for your short exams or tests like unit test, cycle test या छोटे first terminal test, उसमें सब कभी कभी पूछे जाते हैं, even though rarely पूछे जाते हैं, but still we need to do that. So हम देखते हैं कैसे करते हैं. So example 2 is show that every positive even integer, इवन नंबर्स लेने हैं 2 4 6 8 ऐसे नंबर्स, और हमें पॉजिटिव वाले लेने हैं, यानी कि -2 -4 नहीं लेना है. You have to show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है. क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि कोई भी इवन नंबर हो, जैसे कि हम ले लेते हैं 6, तो आप उसको 2 इंटू क्यू यानी कि 2q या 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हो. अब 6 है तो आप उसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं. 12 है तो आप उसे 2 इंटू 6 लिख सकते हैं. फिर 64 है तो आप उसे 2 इंटू 32 लिख सकते हैं. तो हर इवन इंटीजर को आप 2 इंटू समथिंग यानी कि जनरल में बोले तो 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं. सिमिलरली हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को आप 2q प्लस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं. अब सिंपल सी बात है, 2q जो है वो इवन नंबर है. इवन नंबर में जब आप 1 ऐड कर देंगे यानी कि उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो ऑब्वियसली ऑड होगा. जैसे कि अगर हम इवन नंबर ले रहे हैं 6, उसमें हम 1 ऐड कर दें तो वो 7 हो जाएगा एंड दैट विल बी ऑब्वियसली ऑड. बट ये आपको लिख के प्रूव करना है. सो लेट्स सी हाउ टू डू इट. सॉल्यूशन. लेट a be any positive integer and b is equals to 2. b को हम पहले से 2 ले लेते हैं और a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं. अब हमारे पास दो नंबर्स है a और b, तो हम उस पर यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगा सकते हैं. So when you use Euclid's algorithm, that is when you divide a by 2, you can write it as a is equals to 2q plus r, डिविजन एल्गोरिथम के हिसाब से. फॉर सम इंटीजर q, जो कि कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है और क्वेश्चन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा. यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 या तो 1 होगा. क्यों? क्योंकि 0 लेस देन इज इक्वल्स टू r लेस देन b बताया गया है यूक्लिड्स डिविजन लेमा में. यहाँ पे b जो है वो 2 है, इसलिए 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन 2, यानी कि रिमाइंडर 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर होगा और 2 से छोटा होगा, यानी कि पॉसिबिलिटी 0 और 1 ही है. हम बारी बारी ये रिमाइंडर्स को एक एक बार लिखे तो पहले केस में a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 0 यानी कि a इज इक्वल्स टू 2q, और सेकेंड केस में a की वैल्यू 2q प्लस 1 आ गई. सो हमने ये बता दिया कि कोई भी इंटीजर हो तो वो या तो 2q के फॉर्म का होगा या तो 2q प्लस 1 के फॉर्म का. नाउ इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q देन a इज एन इवन इंटीजर. ऑब्वियस है, कोई भी नंबर को आप q को अगर आप मल्टीप्लाई 2 से करते हो तो वो एक इवन इंटीजर होगा. ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ईदर इवन और ऑड, यानी कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा. अब 2q तो इवन हो गया तो बचा 2q प्लस 1, यानी कि वो इवन तो नहीं हो सकता, और अगर इवन नहीं हो सकता उसका मतलब क्या है, वो ऑड है. Therefore any positive odd integer is of the form 2q plus 1. That's it. That was a mini proof. Let's move to example number 3. Show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer. हमने ये पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इंटीजर जो होता है या तो 2q या तो 2q प्लस 1 फॉर्म में होता है, और उसमें भी जो ऑड वाला होता है वो 2q प्लस 1 फॉर्म का होता है. इस क्वेश्चन में ये बताना है हमें कि ऑड इंटीजर हो तो उसका फॉर्मेट या तो 4q प्लस 1 का होगा या तो 4q प्लस 3 का होगा. इन शॉर्ट आप यहाँ पे q की वैल्यू अलग अलग 1 2 3 पुट करते जाएंगे, यू विल गेट डिफरेंट ऑड इंटीजर्स. Solution. Let us start with taking a, where a is a positive odd integer. a कोई भी positive odd integer है ऐसा हम मान लेते हैं. We apply the division algorithm with a and b, और a तो हमने कोई भी positive odd integer मान लिया है. b को हम लेते हैं 4 इसलिए क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूव करना है 4q प्लस 1 4q प्लस 3,
और डिवीजन एल्गोरिदम वैसे था क्या, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, सो यू कैन से दैट b की वैल्यू 4 है, तो इसलिए हम b को 4 ले लेते हैं, और क्योंकि हमें ऑड इंटीजर्स बताना है तो a हमने कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया है। अब r की वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 और 4 के बीच में, यानी कि 0 और b के बीच में होती है, b यहाँ पे 4 है, सो r विल बी 0 in between 0 और 4, that is the possible remainders are 0, 1, 2 and 3। अब एक के बाद एक अलग अलग रिमाइंडर्स हम यूज़ करें तो डिवीजन एल्गोरिदम में, अच्छा डिवीजन एल्गोरिदम हमारे इस केस में क्या होगा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो हमारे केस में हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 4q प्लस आर। अब 4q प्लस आर में आप r की जगह 0, 1, 2, 3 पुट करेंगे तो यू विल गेट 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3, जहाँ पे q हम कह सकते हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम में कोशेंट है। However, since a is odd, क्योंकि हमने a को पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया है, a cannot be 4q और 4q प्लस 2, क्यों, क्योंकि ये जो दोनों नंबर्स है ये 2 से डिविजिबल है, या 4q को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2q, और 4q प्लस 2 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2q प्लस 1, सो 2 इंटू समथिंग लिख सकते हो, तो ये दोनों तो इवन इंटीजर्स हो गए, तो बचा क्या, therefore any odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। दो प्रूव दैट से लॉकडाउन में पेट भर गया होगा, तो एक सम देख लेते हैं, लेकिन ये सम थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ सम है, यानी क्वेश्चन डिफरेंट है, सॉल्यूशन तो हमने कुछ देर पहले ये किया वैसा ही है, देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी wants to stack them, stack means to arrange them in such a way that each stack यानी कि each group has the same number and they take up the least area in the tray। तो बेसिकली उसे करना क्या है, ये जो काजू बर्फी और बादाम बर्फी है उसको ट्रे में रख के ऊपर ऊपर उसको अरेंज करना है, तो एक ट्रे में वो कुछ बर्फीज रखेंगे। So what is the maximum number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? तो अगर उसे मिनिमम एरिया यूटिलाइज करना है और 420 और 130 काजू और बादाम बर्फीज अरेंज करनी है, तो उसको एक डब्बे में कितनी बर्फीज डालनी होगी मैक्सिमम, कि वो कम से कम एरिया यूज़ करे। सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर क्या है, मिनिमम नंबर क्या है, तो जहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर कहा गया हो, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली HCF यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज HCF में H का मतलब होता है हाईएस्ट, और यहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर पूछा है, सो मैक्सिमम हाईएस्ट, तो यहाँ पे हम HCF निकालेंगे किसका, 420 और 130 का। तो जब आप HCF में डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे तो यू विल गेट दीज फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 420 को 130 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 420 इज इक्वल्स टू 130 इंटू 3 प्लस 30। डिवाइजर और रिमाइंडर को वापस हम डिवीजन एल्गोरिदम लगाए तो हो जाएगा 130 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10, एंड अगेन डिवाइजर और रिमाइंडर पे डिवीजन एल्गोरिदम लगाए तो यू विल गेट 30 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 0। सो यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ चुका है, तो हमें क्या देखना है HCF के लिए, लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर, and in this case it is 10, so the HCF of 420 and 130 is 10। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो स्वीट सेलर है उसको एक डब्बे में 10-10 बर्फी रख के पैक करना पड़ेगा और ऊपर ऊपर रखना पड़ेगा, स्टैक करना पड़ेगा, तो वो कम से कम एरिया में मैक्सिमम बर्फीज रख सकती है। Therefore the sweet seller can make stacks of 10 for both kinds of burfis। So I hope you understood how to find the HCF using Euclid's division algorithm or Euclid's division lemma. Then you also learned two mini proof that's in your exercise 1.1 given in the NCERT textbook। जो first question है उसमें आपको simply division algorithm की मदद से HCF निकालना है, so you are all set to do that। उसके बाद जो second, third, fourth वगैरह questions है उसमें आपको छोटे छोटे proof that या ये बर्फी वाला जो question था वो kind of sums मिलेंगे। So try doing them and let me know if you are able to do it or not. See you in the next video.